अरे सिमरन बहू, आज अपने बाबूजी के लिए दलिया बना दे। उनकी नजरिया तबीयत नरम नरम सी है, इसीलिए। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, दलिया थोड़ा अच्छा ही बना, ताकि मेरे बेस्वाद मुंह में थोड़ा स्वाद आ पाए। और हाँ, वो छत की भी अच्छे से सफाई कर देना, ताकि मैं थोड़ी देर बाद वहां जाकर धूप ले सकूं। तभी मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। और हाँ बहू, ये सारा काम करने के बाद मेरी वो गुलाबी साड़ी जरा इस्त्री करके रख देना। वो आज झुमरी की बहू की गोद भराई है ना, उसी में जाना है मुझे। और मैं तो वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। सिमरन, जल्दी से मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा। सिमरन अपने ससुराल के कामों से काफी परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बीवी नहीं, बल्कि एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। सुबह से लेकर रात तक मजदूरों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। बीवी और बहू का फर्ज निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। ऐसे ही एक दिन जब तुषार ऑफिस से घर आता है, तभी। सिमरन, माँ पापा, एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर बेटा? क्या हुआ? अरे जल्दी बोल बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। शादी करके इस ससुराल में आना ही सबसे बुरी चीज है मेरे लिए। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? हम्म, हाँ तुषार, जल्दी बोलो ना, आखिर क्या बात है? वो मेरी बदली होने वाली है। अब मैं दूसरे शहर के ब्रांच में काम करूंगा और मुझे उसके लिए वहीं पर रहना होगा। क्या? हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी ही दुविधा हो गई। हाँ पापा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? मेरी नौकरी जैसी नौकरी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मुझे ये काम करना ही होगा। और मैं जानता हूँ कि ये घर आपका पुश्तैनी घर है और आप दोनों को दूसरे शहरों का मौसम, हवा, पानी सब सहन नहीं होता। इसलिए आप दोनों यहीं पर रहो। सिमरन है ना, उसके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों सिमरन, संभालोगी ना मेरे माँ पापा को? हाँ, क्यों नहीं तुषार, मैं माँ पापा को अच्छे से संभालूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम पर ध्यान दो। हाँ बेटा, और वैसे भी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। हाथ पैर अभी भी अच्छे वाले काम कर रहे हैं। बस हमें अकेलापन महसूस होगा। लेकिन सिमरन बहू है ना, उसके होते हुए हमें तेरी कमी भी नहीं खलेगी। हाँ बेटा, बहू हमारा एकदम अच्छे से ध्यान रखती है और तेरे जाने के बाद भी जरूर रखेगी। हाँ पापा, ये बात तो मुझे भी अच्छे से पता है। तुषार अब दूसरे शहर रहने जाता है और वही नौकरी भी करता है, जिसके बाद सिमरन घर पर एक हफ्ते के लिए ही रहती है। लेकिन बाद में, माँ जी। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तो क्या मैं 2-4 दिन के लिए जाकर आऊँ क्या? नहीं तो रहने दीजिए माँ जी। आप और पापा जी भी यहाँ पर अकेले हो ना। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं बहू, ऐसा मत बोल। अरे मैं और पवन जी एक साथ रह लेंगे अकेले। लेकिन तू जा, समदन जी को इस समय तेरी जरूरत है। जाकर उनका अच्छे से ख्याल रख बहू, और यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दे। पर माँ जी। अरे बहू, कहा ना मैंने, तू चिंता मत कर और जा अपने माँ से मिलने। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन अब अपने मायके चली जाती है और वहां पर अपनी बेटी को आए देखकर सिमरन की माँ मंजू भी बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन बिटिया, अच्छा हुआ जो तू आ गई। हाँ मम्मी, अब मेरा पति तो दूसरे शहर गया है और उसकी गैर मौजूदगी में मैं वहां पर बैठकर उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी की कोई सेवा नहीं करने वाली थी। इसलिए मैंने आपकी तबीयत खराब होने का झूठा बहाना दे दिया और यहाँ पर चली आई। बहुत सही किया बिटिया। अरे तुझे भी तो आराम की जरूरत होती है। चल, अब जम के आराम कर यहाँ पर और अपने ससुराल की सारी चिंता भूल जा। हाँ मम्मी। सिमरन अब मस्त मजे में अपने मायके में ही आराम फरमाती है। वही बेचारे सास ससुर कविता और पवन
दोनों वहां अपने काम खुद ही करते हैं और इसी के चलते सिमरन तुषार का फोन ही नहीं उठाती। और तभी वो अपनी माँ को फोन करता है और तब उसे मंजू की तबीयत के बारे में पता चलता है। क्या? हाँ बेटा, समदन जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बहू को अचानक से वहां पर जाना पड़ा। बहू को मैंने भी फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। ऐसी बात है तो आप एक काम करो ना, आप जाकर उनसे मिलकर आओ। अरे बेटा, तुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही उनसे मिलने वाली हूँ। उनके लिए दाल खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ और कुछ फल भी लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। जहाँ सिमरन अपने मायके में मंजू के साथ मजे कर रही होती है, वही अचानक से कविता आकर घर की घंटी बजाती है। लेकिन खिड़की से जब सिमरन बाहर देखती है, तब वो सामने कविता को देखकर हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? अब क्या करे? हे भगवान, इसीलिए मैं कह रही थी कि अपने सास और पति के फोन उठा ले, लेकिन नहीं, तू तो अपने में ही मस्त मगन हो बैठी थी। अब भुगता। यार मम्मी, अब आप इस समय भाषणबाजी बंद करो और जल्दी से कुछ करो। रुक जा, मैं कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। हाँ माँ, यही सही रहेगा। फिर मंजू अपने कमरे में जाकर बीमार होने का नाटक करती है और फिर सिमरन दरवाजा खोलती है। क्या हुआ सिमरन बहू, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लग गया? कब से घंटी बजा रही थी मैं। माफ कीजिए माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी ना, और मम्मी सो रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। आई है ना। क्या हुआ समदन जी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? मत पूछिए कविता जी, मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी है। अभी सुबह फिर से सलाइन लगा कर आई हूँ मैं। हे भगवान, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपको? पेट खराब? क्या? आप दोनों ने अलग अलग क्यों बताया? वो अलग अलग नहीं माँ जी, मम्मी को बुखार भी हुआ है और इनका पेट भी खराब है। हाँ कविता जी, अब मौसम भी तो कितना बदलता रहता है, बस उसके कारण ही ये सब हुआ लगता है। अब दवाइयाँ वगैरह दे दी है डॉक्टर ने, कल से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। और माँ जी मुझे माफ करना, मैं आपके और तुषार के कॉल देख ही नहीं पाई। दिन रात बस मम्मी का ही ध्यान रख रही थी। कोई बात नहीं बहू। कोई समदन जी, आप अपना ख्याल रखिए और खूब आराम कीजिए। ये कुछ फल लाई हूँ आपके लिए। बहू, तू इन्हें इनका जूस बना कर दे या फिर इनका कस्टर्ड बना दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। उनके घर का दरवाजा खुला देखकर अचानक से उनकी पड़ोसन पूनम वहां पर आ जाती है। अरे पूनम काकी, आप ये कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों निकले हो? अरे कैसी बातें करती हो सिमरन, मैं तो तुम्हारी अम्मा से थोड़ा गुड़ मांगने आई हूँ। लेकिन ये क्या मंजू बहन, तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से? हो गया सत्यानाश। अरे सुबह तक तो ये अच्छी भली थी, फिर अचानक से ये कैसे लुढ़क गई? अरे पूनम, मैं कल से ही बीमार हूँ। लगता है ढलती उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। अरे लेकिन पूनम काकी, आप जाइए यहाँ से। वो हमारे पड़ोस की बनिए की दुकान पर आज ऑफर है, वहां पर जाइए आप। वहां पर 500 का सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अब भी वहां पर जाती हूँ और गुड़ भी वहीं से लेकर आती हूँ। इस तरह सिमरन पूनम को भगा देती है और जिसके बाद कविता को भी उस पर कोई शक नहीं होता। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन अभी तक मायके में ही रहती है। सिमरन, अब तो घर चली जाओ। मम्मी जी की तबीयत में थोड़ा सुधार तो आया ही होगा ना? हाँ तुषार, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 दिन तक रहने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को और 2 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। ठीक है सिमरन, लेकिन उसके बाद घर चली जाना। फिर सिमरन जब अपने ससुराल वापस जाती है, तभी हाय रे, मेरे कमर में तो कितना दर्द हो रहा है।
इतने दिनों से बड़े काम किए हैं ना, इसीलिए। अब बस भी कीजिए माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आपको। जब से मैं घर में आई हूँ तब से आप मुझे बस ताने ही दे रही हो। अरे मैं क्या कोई घूमने फिरने थोड़ी ना गई थी, बस अपनी माँ की देखभाल ही तो करने गई थी ना। अरे हाँ बहू, और मैं तुझे कोई ताना नहीं दे रही, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ। मुझे सब समझ आता है माँ जी, आप तो रहने ही दो। अरे पर बहू, सिमरन अब अपने सास और ससुर के साथ काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है और हर हफ्ते 2 से 3 दिनों के लिए वो अपने मायके जाकर रहती है। और सिमरन के ससुराल में ना रहने के कारण कविता और पवन काफी अकेले पड़ जाते हैं और उस वजह से उन्हें काफी दिक्कत होने लगती है। एक दिन सिमरन अब अपनी सहेली के पास दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर तुषार का फोन आता है। क्या हुआ सिमरन, तुम अचानक से वहां से क्यों चली गई? वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम माँ और पापा के पास बहुत कम रुकती हो। प्लीज ऐसा मत करो सिमरन, उन दोनों को ऐसे अकेला मत छोड़ो। मैं उन्हें वहां पर तुम्हारे भरोसे छोड़कर आया हूँ। अरे तुषार, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेली के पति की अचानक से मौत हो गई, इसीलिए मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर चली आई। माफ करना मुझे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये क्या, तुम्हारे पीछे से तो गानों की आवाज आ रही है। तुम किसी क्लब में हो क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पड़ोस की बिल्डिंग में कोई पार्टी चल रही है और ये आवाजें वहीं से आ रही है। ठीक है सिमरन, अपना और अपनी सहेली का ध्यान रखो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो अच्छा हुआ जो तुषार को कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं फिर से अंदर जाकर सहेलियों के साथ मजे कर सकती हूँ। सिमरन अब ऐसे ही हर महीने के 15 दिन कहीं ना कहीं बाहर ही रहती है और अपने ससुराल पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। सिमरन बहू, जब से तुषार गया है तुम हर महीने 15 दिन कहीं ना कहीं जाती ही रहती हो। अब मैं भी क्या करूँ पापा जी, पिछले महीने मम्मी बीमार हो गई थी और इस महीने मेरी सहेली का पति मर गया। अब हालात ही ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो मैं भी भला क्या करती। लेकिन जब तक तुषार यहाँ पर था तब तो ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। बड़ी अजीब बात है। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। चापलूस कहीं का, ये भी किसी जालिम सास से कम नहीं है। अब ऐसे ही अगले महीने सिमरन फिर से अपने ससुराल में रहकर बोरियत महसूस करती है और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ कहीं दूर एक हफ्ते के लिए रहने जाती है। मम्मी, क्या मस्त प्लान बनाया है हमने। वहां सबको लगता है कि मैं तो गायब हो गई हूँ और मेरे साथ कुछ हो गया है, लेकिन हम दोनों तो यहाँ पहाड़ों में कितने मजे कर रहे हैं। हाँ बिटिया, और तुझे ये सब करने का पूरा हक है। आपको पता है माँ, इस बार तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था, इसीलिए इस बार मैंने अगवा होने का नाटक कर लिया। अब इस होटल के नौकर से कहेंगे कि तुषार को फोन करे और उसे मेरे अगवा होने की खबर दे दे। वहाँ उसके सास ससुर सिमरन के पिछले 12 घंटों से लापता होने के कारण बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वही मंजू और सिमरन उस होटल के नौकर से कहकर तुषार को फोन करने के लिए कहते हैं। हेलो, कौन? मैं जानदार डॉन बोल रहा हूँ। तेरी बीवी को मैंने अगवा कर लिया है और अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए तो जल्दी से मेरे दिए गए पते पर आ जा और मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे दे। उसके बाद ही मैं तेरी बीवी को छोड़ूंगा। क्या? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन तब तक फोन कट जाता है। दीदी, मैंने गुंडे की आवाज अच्छे से निकाली ना? अरे हाँ, तुम तो छा गए। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर कोई वॉइस आर्टिस्ट बन जाओ, तुम्हें तो आराम से काम भी मिल जाएगा। और सिमरन बिटिया, तुझे इस नाटक से पैसे भी मिल जाएंगे। तुषार तुझे छुड़वाने के लिए 2 लाख रुपए तो दे ही देगा। ए छोटू, तुझे हम एक पता बताएंगे, वहां पर तुषार को पैसे लेकर बुलाना। लेकिन ये जोखिम भरा काम तो नहीं है ना?
अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उन पैसों में से मैं तुम्हें 25,000 दूंगी। अब तो करोगे ना ये काम? हाँ दीदी, अब तो ये काम मैं जरूर करूंगा। लेकिन तुषार उनका फोन नंबर ट्रैक करके उनकी जगह पर पहुंच जाता है और वो मंजू और सिमरन को वहां रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुषार, तुम यहाँ पर? अच्छा, तो ये सारा तुम्हारा नाटक है सिमरन, ताकि तुम अपने ससुराल से दूर रह सको और यहाँ पर मस्त मजे मारो। हाँ? नहीं तुषार, वो तो मैं। दामाद जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस कीजिए ये नाटक। मैं आप दोनों की बातें कब से सुन रहा हूँ। जैसे ही मैंने नंबर ट्रैक करके इस जगह का पता लगा लिया, मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर पहुंच गया ताकि सिमरन को गुंडों से छुड़वा सकूं। लेकिन यहाँ पर आकर तो मुझे कुछ और ही पता चला। लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। मुझे माफ कर दो तुषार, लेकिन मुझे गलत मत समझो प्लीज तुषार। चुप रहो सिमरन, तुम पर जितना प्यार और भरोसा था, आज वो सब खत्म हो गया है। जो लड़की मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकती और उन्हें कुछ भी नहीं समझती, उस लड़की से मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं अब अपने माता पिता को अपने शहर लेकर जाऊंगा और उन्हें अपने साथ ही रखूंगा, भले ही मुझे उनके लिए एक नौकरानी ही क्यों ना रखनी पड़े। लेकिन तुम्हें अब मेरे घर में और मेरी जिंदगी में कभी जगह नहीं दूंगा। नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो तुषार। तुषार सिमरन की कोई बात नहीं सुनता और वो उससे अलग हो जाता है और वो जहाँ पर काम करता है वहीं पर अपने माता पिता को लेकर जाता है। रुचिता बाहर से सामान खरीद कर वापस घर आती है। तभी वो देखती है कि उसकी मौसी उसके ससुर को अपने हाथ से खाना खिला रही है। अरे वाह झिलमिल, ये बैंगन का भरता तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सच में खाकर तो मजा ही आ गया। जी धन्यवाद, ये लीजिए और खाइए। अजीब बात है, पापा जी खुद के हाथ से खाने की जगह पर मौसी जी के हाथ से खाना क्यों खा रहे हैं? आखिर यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है? उतने में मौसी जी झिलमिल और ससुर विनोद रुचिता को देख लेते हैं और उसे देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे रुचिता, तू यहाँ पर? और कब आई? बस अभी अभी आई हूँ मौसी जी। और बहू, मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द हो रहा है। शायद सोते समय मेरे सिर के नीचे आ गया। बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ झिलमिल, और इसी वजह से मैं जीजाजी को अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। अब लेफ्ट हैंड से तो ये खाना नहीं खा सकते ना, इसीलिए मैं ही इन्हें खिला रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैंने तो इनसे कुछ पूछा भी नहीं और ये दोनों अचानक से मुझे सफाई देने लग गए। खैर, मौसी जी तो नॉर्मली ही खाना खिला रही है, मैं भी ना अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा ही दौड़ाती हूँ। रुचिता उस बात को नजरअंदाज कर देती है। फिर एक दिन जब रुचिता और उसका पति ईशान दोनों साथ मिलकर अपनी शादी की फोटो एल्बम देख रहे होते हैं, तभी अचानक से अलमारी में दूसरी एल्बम निकालते वक्त एक बहुत ही पुरानी एल्बम नीचे गिर जाती है। ओफो ईशान, क्या करते हो तुम भी? देखो, एल्बम गिरा दी तुमने। रुको, मैं ही उठाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों दिक्कत ले रही हो? फिर झट से ईशान उस पुरानी फोटो एल्बम को उठाकर वापस अलमारी में रख देता है। अरे क्या तुम भी ईशान, अब वो एल्बम गिरी ही थी तो उसे भी दूसरी एल्बम के साथ देख लेते ना, क्यों उसे रख दिया? नहीं रुचिता, वो बहुत पुरानी एल्बम है और उसमें कुछ खास फोटोज भी नहीं है। पापा और उनके दोस्तों के कई सालों पुरानी ट्रिप के फोटोज है और तुम्हें बोर होगा। अच्छा वो जाने दो, तुम ये देखो, इसमें मेरे बचपन के फोटोज है। ऐसे ही एक रोज जब रुचिता मोहल्ले में फल खरीद रही होती है, तभी उधर उसे एक पड़ोस की औरत मिलती है। अरे बिटिया, कैसी हो? स्वर्णा की बहू हो ना तुम? जी हाँ आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बस एकदम फर्स्ट क्लास बिटिया।
वैसे तुम्हारे ससुर और तुम्हारी मौसी जी का क्या चलता रहता है? जब देखो तब एक साथ घूमते फिरते ही रहते हैं। अरे मैंने तो तेरे ससुर को संध्या से ज्यादा उसकी बहन के साथ ही देखा है। तुम्हें भी शक हो ही चुका होगा ना। तुम तो वहाँ पिछले 1 हफ्ते से रह रही हो। क्या? आप ये क्या बकवास कर रही हो आंटी जी? आपकी उम्र का लिहाज कर रही हो, वरना आपको तो मैं अभी एक थप्पड़ मार देती। आप मेरी मौसी और ससुर के रिश्ते के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आपको शर्म नहीं आती क्या? ए लड़की, ज्यादा मुंह मत चला। जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। चुप रहिए आंटी जी। जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालिए और दूसरों के घरों में कम ध्यान दीजिए और कोई ढंग के काम कीजिए। वही आपके लिए सही रहेगा। नॉनसेंस कही की। ये कहकर गुस्से में रुचिता आगे तो बढ़ जाती है, लेकिन चलते चलते उसके मन में यह ख्याल आता है, कहीं वो आंटी जी सच तो नहीं बोल रही थी ना? उस दिन भी मैंने अपनी आंखों से देखा था। मौसी जी पापा जी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और तब भी मुझे यही लगा था। हे भगवान, मैं भी ना सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे इतने सालों से वो माँ जी और पापा जी के साथ रह रही है और मौसी जी का इस दुनिया में माँ जी के अलावा और है ही कौन? मौसी जी और पापा जी जीजा साली कम लगते हैं और भाई बहन ज्यादा लगते हैं। हाँ, यही सच है। फिर एक दिन, अरे झिलमिल, आज ना मेरा वो मटर कचौरी खाने का बड़ा मन कर रहा है और वह सरोजिनी मार्केट के पीछे वाली गली में बहुत अच्छी मटर कचौरी मिलती है। मेरे घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा पाऊंगी और बहू भी आज दिन भर काम में ही व्यस्त रहेगी। तू तो खाली बैठी है ना, तो तू ही ला कर देना मुझे वो कचौरी। अरे आप क्या पगला गई हो क्या दीदी? मैं ना जाने वाली वहां पर। आपको अच्छी तरह से पता है, वहां पर जाओ तो सीधे 2 से 2.5 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इतनी भीड़ जमी हुई होती है वहां पर। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन झिलमिल, तू शाम में वॉक करने के लिए जाती ही है ना 1 घंटा, तो अभी चली जाना मेरी खातिर। प्लीज जाना झिलमिल, मेरी छोटी सी प्यारी बहन, प्लीज जा। ना दीदी ना, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। आप मुझे मक्खन मत लगाओ। अरे आपको क्या मैं कोई जवान लड़की लगती हूँ क्या? मैं भी बुढ़ी हो चुकी हूँ, आपसे बस 3 साल छोटी हूँ। नालायक कही की, किसी काम की नहीं तू। फिर रात में रुचिता ईशान के लिए कॉफी बनाकर कमरे में जा रही होती है। तभी उसे अपने सास ससुर के कमरे के बाहर से उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। आप तो चुप ही रहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे आप तो बस उसी के लिए नई नई साड़ियाँ और अच्छे अच्छे गहने लाते हो, मेरे लिए तो कभी कुछ लेकर ही नहीं आते। अरे स्वर्णा, तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तुम्हारे लिए भी साड़ियाँ और गहने लाई है, और अगर तुम्हें और साड़ियाँ और गहने चाहिए तो हम कल ही जाएंगे शॉपिंग पर और साथ में छोले कुलचे भी खाएंगे और कोई पिक्चर भी देख लेंगे। चुप रहिए आप और जाइए, उस झिलमिल को ही लेकर जाइए। अरे आप तो मेरे साथ ऐसे पेश आते हो जैसे कि मैं आपकी कोई लगती ही नहीं। सच में आपने मुझे बहुत दुखी किया है आज। हे भगवान, तुम भी ना स्वर्णा, कभी कभी छोटी बच्ची बन जाती हो। तभी अचानक से रुचिता का पैर कॉरिडोर में रखे हुए एक ड्रॉवर से टकराता है और वो आवाज सुनकर स्वर्णा एक नजर से ही देख लेती है कि वहां पर रुचिता खड़ी है और वो इशारे से विनोद को भी बता देती है। फिर वो दोनों चालाकी से झूठी बातें बोलना शुरू करते हैं। हाँ, तो आपने अपनी साली को छोटी बहन से भी ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखा है और अपनी बीवी को तो आप भूल ही गए हो। सारे मजे तो तुम दोनों भाई बहन ही करते हो और इसी वजह से मुझे तुम दोनों से बहुत जलन होती है। अगर मेरी बहन कहीं मेरे साथ बाहर नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? और तुम तो उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती। और मुझे जितना प्यार मेरी बहन से है
उतना ही प्यार मेरे बीवी से भी है। इसीलिए नाराज मत हो संध्या। मैं तुम्हें कल शॉपिंग कराने लेकर जाऊंगा। ठीक है विनोद जी, जैसा आप कहें। उनकी सारी बातें रुचिता सुन लेती है। हे भगवान, अभी 1 मिनट पहले तो मेरे दिमाग में कुछ और ही ख्याल आ रहा था कि कहीं माजी और झिलमिल मौसी सौतने तो नहीं, लेकिन अब जाकर मेरा शक दूर हुआ है। फिर एक दिन विनोद को मालपुए खाने का बहुत मन करता है। वाह वाह वाह, ये मालपुए तो बड़े ही कमाल के लग रहे हैं और इसे देखकर भी मुझे ये मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, वो भी धीरज स्वीट की मिठाई की दुकान का। लेकिन इतनी भीड़ में वहां पर कौन जाएगा, और उसके लिए तो लाइन में पूरे 2 घंटे के लिए खड़ा रहना पड़ता है। हाँ तो उसमें क्या हुआ, मैं लाकर देती हूँ ना आपको ये मालपुए। क्या? अरे नहीं झिलमिल, तुम्हें इतनी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। दिन भर तो मैं आराम ही करती रहती हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं चली जाती हूँ, और उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 से 2.5 घंटे ही तो लाइन में खड़ा रहना है ना, थोड़ी ना मुझे 2 दिनों के लिए खड़ा रहना है। और आपके लिए मैं इतना कर ही सकती हूँ विनोद जी। नहीं झिलमिल, आखिर तुम मेरी बात कब मानोगी? नहीं मानूंगी, आपको मेरी सो, आप मुझे नहीं रोकोगे। अरे कभी तो मुझे आपके लिए कुछ करने का मौका मिलता है, तो फिर करने दीजिए ना। इतना बोलकर झिलमिल वहां से निकल पड़ती है और उनकी ये सारी बातें रुचिता को रसोई तक सुनाई देती है, जो उसे काफी अजीब लगती है। मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। माँ जी जब उस दिन मौसी जी को उनके लिए मटर कचौरी लाने के लिए भेज रही थी, तब मौसी जी ने मना कर दिया, लेकिन आज पापा जी के लिए वो तो एकदम फुर्ती के साथ निकल पड़े। और तो और बाकी के समय मौसी जी पापा जी को जीजा जी कहकर पुकारती है, लेकिन जब दोनों अकेले साथ होते हैं तब वो पापा जी को विनोद जी कहकर पुकारती है। और उनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मानो उन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। मुझे अब इस बात का पता लगाना ही होगा, क्योंकि किसी भी जीजा साली के बीच में इतना प्यार मैंने आज तक नहीं देखा है, और ना ही कभी ऐसी बातचीत सुनी है। रुचिता का शक अब दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और वो काफी हैरान होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। ये देखिए, ये राखी मैंने मौसी जी के लिए लाई है। अब कल रक्षाबंधन है ना, तो मौसी जी को पापा जी को राखी बांधनी पड़ेगी। और एक जीजा और साली एक दूसरे के साथ राखी का त्योहार तो मनाते ही है ना। कल मेरे शक का जवाब मिल जाएगा। अगर वो दोनों सच में शरीफ है और उन दोनों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मौसी जी पापा जी को राखी जरूर बांधेगी। लेट्स सी। रुचिता अब अगली सुबह होने का इंतजार करती है, लेकिन ये क्या, सुबह होने से पहले ही विनोद गांव जा चुका होता है। और ये सुनकर रुचिता चकित रह जाती है। गांव चले गए? लेकिन अचानक से पापा जी गांव क्यों चले गए? और आज तो राखी का त्योहार है ना, और ये तो मौसी जी और पापा जी को साथ में मनाना चाहिए था। अरे रुचिता बहू, गांव में विनोद जी के दोस्त का देहांत हो गया है, इसीलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। वो तो सवेरे सवेरे 6:30 बजे ही निकल गए, और अब तो वो सीधे परसों ही आएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या सच में पापा जी के दोस्त का देहांत हुआ है, या फिर राखी से बचने के लिए यह पापा जी की कोई चाल है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस गुजरते वक्त के साथ साथ मेरा शक और बढ़ते जा रहा है। फिर एक रोज जब रुचिता अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी उसे वो पुरानी एल्बम दिखाई देती है। अरे, ये तो वही पुरानी फोटो एल्बम है जिसे ईशान ने मुझे दिखाने से मना किया था। और उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि ये एल्बम वो मुझे दिखाना ही नहीं चाहता। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर इस एल्बम में ऐसी क्या बात है। फिर रुचिता वो एल्बम देखने लगती है। अरे ये क्या, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, मौसी जी और पापा जी पति पत्नी है। फिर रुचिता बाहर जाकर
वो एल्बम सबको दिखाती है और उसे देखकर सबकी बोलती बंद पड़ जाती है। ये सब क्या है? कोई बताएगा मुझे? पापा जी, आप और मौसी जी पति पत्नी हैं। मुझे इस बात का पहले से ही शक था, लेकिन मैं हर बार अपने आप से कहती रही कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज मेरा शक सही साबित हुआ। हाँ बहू, यही सच है कि झिलमिल और मैं पति पत्नी हैं और स्वर्णा मेरी पहली बीवी है। झिलमिल के माता पिता गुजर जाने के बाद में मैंने उसके साथ शादी कर ली ताकि वो अकेली ना रहे, क्योंकि झिलमिल मेरी बचपन की सहेली थी। इसीलिए मैंने उसे संभालने के लिए उसके साथ शादी कर ली। लेकिन पापा जी, अगर यही सच्चाई है तो आप लोगों ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और ये जीजा साली का नाटक क्यों करते रहे? क्योंकि हमें डर था बहू कि कहीं अगर किसी को पता चल गया तो हमारे ईशान की शादी कभी नहीं होगी और मेरी दो बीवियां हैं। इस बात का मेरे बेटे पर कोई बुरा असर ना हो, इसीलिए मैंने ये बात सबसे छुपाई। और दुनिया वालों की नजरों में अगर ये बात आ गई तो सभी लोग गलत कहेंगे, लेकिन विनोद जी ने मेरा साथ देने के लिए ही ये सब किया है और कुछ नहीं। हाँ बहू, और ये बात छुपाने के लिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दो बहू। हाँ रुचिता, हमें माफ कर दो। और रुचिता, इस सच्चाई को छुपाने में मैंने भी इनका साथ दिया है, तो मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल पर अभी क्या गुजर रही है। आप लोग मुझसे प्लीज माफी मत मांगिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सबने ये ना चाहते हुए किया है, लेकिन इतना बड़ा सच छुपाने के कारण मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। अरे मेरे घर में आने के बाद आप लोगों को मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। खैर, अब जब मुझे यह पता चल गया है तो मैं अपने ससुराल का ये सच किसी को नहीं बताऊंगी और इसे छुपाने में आपकी मदद ही करूंगी। समाज वाले आप तीनों के रिश्ते को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी से रहने लगता है। अनोखी अपनी सास सुशीला, ससुर मनोज और पति नमन के साथ रहती है। अनोखी बहुत ही फैशनेबल होती है और उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है। ठंड काफी बढ़ चुकी थी। ऐसे में एक रात अनोखी घर का सारा काम खत्म करके छोटे कपड़े पहनकर अपनी सहेली के पास जाने के लिए निकलती है। अरे ओ हीरोइनी, कहाँ चली मटर गश्ती करने? आखिर टोक ही दिया। वही मैं सोच रही थी कि अभी तक मुझे किसी ने टोका कैसे नहीं। काली बिल्ली कभी मेरा रास्ता काटे ना काटे, लेकिन आप तो जरूर काटती हो। ज्यादा फालतू की बकर बकर मत कर और चुपचाप ये छोटे कपड़े उतार कर गर्म कपड़े पहन ले और फिर जा बाहर। नहीं माँ जी, मैं तो छोटे कपड़ों में ही बाहर जाऊंगी। ये कपड़े मेरे फैशन को दर्शाते हैं। मैं बाहर बूढ़ी अम्मा बनकर, यानी शॉल और मफलर पहनकर नहीं जा सकती। बहू, हमने आज तक तुम्हें तुम्हारे फैशन के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस समय कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है और ऐसे में अगर तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो तुम्हारी ही तबीयत खराब हो जाएगी। और नहीं तो क्या, इसे तो बस हर जगह फैशन फैशन और फैशन ही दिखता है। अरे कैसी लड़की है तू, प्राण जाए पर फैशन न जाए। कुल्फी जम जाएगी तेरी बाहर। कुल्फी जमे या दही, आपसे मतलब आप मुझे रोक टोक नहीं कर सकती। हटिए अब मेरे रास्ते से और मुझे शांति से जाने दीजिए। अनोखी किसी की भी बात सुने बगैर वहां से चली जाती है और अपनी सहेलियों के पास किटी पार्टी के लिए चली आती है। ओह माय गॉड अनोखी, तू तो एकदम एटम बॉम्ब लग रही है। यार अनोखी, इतने खून जमाने वाली ठंड में तू इतने छोटे कपड़े कैसे पहन सकती है? अब क्या कर सकते हैं, मैं हूँ ही अनोखी, सबसे अलग। अब तुम सबको देख लो, कैसे बेवकूफों की तरह मफलर और स्वेटर पहनकर आए हैं। लेकिन मैं तो अपना फैशन अपने साथ कैरी करती हूँ। क्या करूँ,
बचपन से ही ऐसी हूँ। डिजाइनर और फैशनेबल कपड़े पहनना तो मेरे खून में ही है। सीरियसली बहन, मान गए तुझे। ठंडी हो या गर्मी, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो ये ले, ये आइसक्रीम खा ले। ये मेरे घर में तो कोई खाने से रहा, तो तू ही खा ले इसे। चल जल्दी खा अब। हाँ, मैं आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगी। अब आई ना लाइन पर। अरे यार, इतना शो ऑफ भी मत कर, हम सब जानते हैं। शो ऑफ करने की जरूरत तुम जैसी लड़कियों को होती है। मैं तो पैदा ही शो ऑफ के साथ हुई थी। फैशन और शाइनिंग ये तो जन्म से ही मेरे पास है। और मैं आइसक्रीम ठंड से डर कर नहीं, बल्कि डाइट के लिए नहीं खा रही। वो क्या है ना, फिगर मेंटेन करूंगी तभी तो छोटे कपड़े पहन पाऊंगी, वरना तुम लोगों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे। अनोखी के इस एटीट्यूड को देखकर उसकी सहेलियां उससे बहुत जलने लगती है। लेकिन अनोखी घर पर कंबल ओढ़कर और स्वेटर और मफलर पहनकर ही बैठती है। लेकिन बाहर निकलने के टाइम वो फिर से अपने छोटे कपड़े पहन लेती है। अच्छू! अरे यार, गॉड ब्लेस यू अनोखी। अरे काय का गॉड ब्लेस, इसके जैसी धीट लड़की को तो गॉड चारा भी ना डाले। अरे हमारा कहना ना मानने का नतीजा है ये। कहा था मैंने स्वेटर पहनकर जाने को, लेकिन नहीं, इस महारानी को तो दुनिया को अपना फैशन दिखाना है। अरे अगर इतने छोटे कपड़े पहनोगी तो इसी तरह सर्दी जुकाम होता रहेगा बहू। अनोखी, माँ और पापा एकदम सही कह रहे हैं, तुम्हारी सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं है। अरे मुझे भी बहुत ताज्जुब लगता है कि तुम इतनी भयंकर ठंड में इतने शॉर्ट कपड़े कैसे पहन सकती हो। अरे इतनी ठंड में छोटे कपड़े पहनना भी एक आर्ट है, और ये आर्ट सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट को आता है, और वो मैं हूँ। इसीलिए आप लोग अपनी सहूलियत और अपनी सलाह मशवरे अपने पास ही रखो। मुझे उन सब की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अनोखी वहां से स्टीम लेने जाती है। अरे ओ फैशन वाली बहू, अगर तेरे में इतना दम है तो घर में भी छोटे कपड़े पहन कर दिखा। ये स्वेटर और कान टोपी क्यों पहने हैं तूने? इस हैंड ग्लोव्स को भी निकाल दे। माँ जी, आपको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा मुझे किसी की भी सलाह मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं क्या पहनूं और क्या नहीं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे आप बाबा आदम के जमाने की साड़ियाँ पहनो या फर्नीचर स्टाइल वाली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश पीटी गई की? अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरे इन छोटे कपड़ों का। फिर एक दिन अनोखी अपने मायके चली जाती है, और तभी वहां पर अपनी भाभी देविका के सामने वो कुछ ज्यादा ही शाइनिंग मारने लगती है। ये देखो माँ, कैसे लग रहा है मेरा नया वन पीस? लग रही हो ना एकदम हीरोइन। हाँ बेटी, लग तो रही है, पर इतने ठंड में इतना छोटा वन पीस। ओफो माँ, अब आप भी बाकी बोरिंग लोगों की तरह वही पुरानी घिसी पीटी बातें मत शुरू करो। ये लो अनोखी, तुम्हारी चाय। अरे नहीं देविका भाभी, मैं चाय नहीं पीती, मैं तो सिर्फ कॉफी पीती हूँ। और भाभी, अगर आपको स्वेटर पहनना है तो कोई नए स्टाइल का पहन लेती। आपका ये स्वेटर तो एकदम पुराने जमाने का लग रहा है, एकदम बाबा आदम के टाइप का। और आप इस स्वेटर को पहनकर तो एकदम नानी माँ लग रही हो। अब क्या करे, हर कोई तुम्हारी तरह इतना स्टाइलिश थोड़ी ना हो सकता है। हाँ भाभी, ये बात तो आपने एकदम सही कही। चलो ना अनोखी, हम बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है ना, इसीलिए। ठीक है भाभी, चलिए। फिर अनोखी और देविका दोनों मिलकर एक साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है, और शॉपिंग होने के बाद देविका अनोखी को एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में लेकर जाती है।
जिसके ओपन टॉप फ्लोर पर काफी ज्यादा ठंड लगती है। घर में तो बहुत उड़ रही थी ना, अब देखना कैसे टाइट टाइट फिश होती है तुम्हारी। ओह गॉड, यहाँ के इस ठंड में तो मेरी सच में कुल्फी जम जाएगी। मैं तो घर के गर्म कपड़ों में ही अच्छी थी, ये बाहर की ठंडी हवा में तो मेरी ही हवा टाइट हो रही है। अनोखी ठंड से कांपने लगती है। अरे क्या हुआ अनोखी, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? वो भाभी, मैं। अरे क्या हुआ अनोखी, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो तुम मेरी शॉल ले सकती हो। नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिर वो दोनों 1 घंटे तक वहीं पर बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद में अनोखी बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे बहुत तेज बुखार आता है, जिस कारण ससुराल जाकर वो बेड पर ही पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी सास को ही करना पड़ता है। नालायक बेशरम कही की, और पहनना छोटे कपड़े और जा मटक मटक कर बाहर। 1000 बार चेतावनी दी है, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। माँ जी, अब तो मैं बीमार हूँ ना, प्लीज अब के लिए तो तानों का टेप बजाना बंद कीजिए। अरे चुप कर तू, ये सब तू जानबूझकर करती है ताकि बीमार पड़कर तेरा सारा काम मुझसे करवा सके, मेरे माथे मार सके। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अनोखी की सास उसे बहुत सुनाती है और फिर बाद में जब नमन अनोखी के पास उसकी देखभाल के लिए जाता है तभी सुशीला उसे रोक लेती है। रुक जा नमन, तुझे इस लड़की की देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इसकी सेवा करते करते हमें ही सर्दी बुखार हो जाए, इसीलिए मैं कहती हूँ इसे ही खुद की देखभाल करने दे। इतने छोटे कपड़े पहनकर जाने के लिए इसे किसी ने भी नहीं कहा था, बड़ी आई नखरे करने वाली। एक दिन जब सुशीला एक शादी में जाती है तभी वहां पर अनोखी छोटे कपड़े वाला लहंगा पहनकर आती है। अरे निर्लज्ज लड़की, अभी बीमार होकर ठीक हुई है, लेकिन 2 दिन हुए नहीं कि तूने फिर से छोटे कपड़े पहन लिए। नालायक कही की। हाय राम, सुशीला बहन, तुम्हारी बहू तो एकदम ही स्टाइलिश निकली। अरे इतनी ठंड में भी कितना छोटा लहंगा पहना इसने। सच में तुम तो एकदम अलग ही हो अनोखी। थैंक यू आंटी जी। अभी शादी में हम सब आलव के सामने बैठने के लिए थोड़ी आए हैं जो शॉल या चादर ओढ़कर बैठे। अरे हम तो शादी में आए हैं तो शादी वाले कपड़े पहनकर ही आएंगे ना। सही कहा तुमने, मैं तो हमेशा ही सही बोलती हूँ, लेकिन कुछ चंद गिने चुने गवार लोग हैं जिन्हें मेरी बातें सही नहीं लगती। अनोखी की बातें सुनकर सुशीला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और घर जाने के बाद वो अनोखी को घर पर ही नहीं लेती। ठंड में अंग प्रदर्शन करने का तुझे बहुत बड़ा शौक चढ़ा है ना, बड़ी चूल मची रहती है तुझ में। जा, अब तो तुझे मैं घर में ही नहीं लेने वाली। आज तक तू घर के बाहर ही कुड़ते हुए बैठेगी। तेरे इसी नाटक की वजह से तू बीमार पड़ती है और घर में कोई काम नहीं करती। अरे तेरे कारण हम सब एक दिन बीमार होकर बैठ जाएंगे। अरे माँ जी, ये बातें तो आप मुझे घर के अंदर लेकर भी कह सकती है ना। मुझे यहाँ पर बाहर क्यों खड़ा रखा है? प्लीज मुझे अंदर लीजिए ना। अगर मैं रात भर यहाँ पर बैठी तो इस कड़ाके की ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। आज तेरी यही सजा है कि तू रात भर घर के बाहर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुझे घर के अंदर नहीं लेने वाली। अनोखी रात भर ठंड में ही बाहर रहती है और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके बाद उसकी अकल ठिकाने पर आती है और अगले दिन सुशीला से और बाकी घर वालों से वो माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, रात भर बाहर ठंड में बैठकर मुझे समझ आ गया कि फैशन से ज्यादा जरूरी हमारी सेहत होती है। मैं आप तीनों से वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ठंड में छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी।
बाहर जाते समय हमेशा स्वेटर पहनकर जाऊंगी। फिर घर वाले अनोखी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वह छोटे कपड़े पहनना बंद करती है और गर्म कपड़े पहनकर ही घर के बाहर निकला करती है।